चलो 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 जल्दी करो, हो गया है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, एक बार फिर से स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सभी एक बार चेक करके बता देंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, कल वॉइस नहीं आ रही थी ना, आज आ रही है कि नहीं बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, और बिल्कुल अगर आपको डर लगता है जो कथन कारण वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिस प्रकार से जिस पैटर्न में भी व्यापम पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग हर दिन मेरे क्लास में जुड़िएगा। 10 से 11 बजे टाइमिंग होता है क्लास का। ठीक है, और जितने भी अभ्यर्थी नहीं जुड़ पाते बिल्कुल बाद में आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी जैसे बुक होते हैं, ठीक है, वहां से पूरा MCQ एक एक बनाया जाता है, इसमें से आपके एक भी टॉपिक जो है वो नहीं छूटता है। ठीक है, अगर व्यापम कहीं से ढूंढ के लाते मंगल ग्रह से, उसको तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक से जितने भी हो सकता है पूरा अंदर तक का क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। क्लियर है वॉइस मेरी? देखो आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। चलिए फिर देखते हैं, पढ़ते हैं आगे का नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। उसके बाद कल हम पूरा अधिगम के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। जितने भी व्यवहारवादी है ना, जैसे स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक, पॉलॉन, उन्होंने किन पर प्रयोग किए थे, कैसे टाइप के वहां से क्वेश्चन बन सकते, पूरा कथन कारण वाले क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे कि कैसे कैसे टाइप से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यहाँ तक कि जो अन्य जैसे होते हैं ना स्टेट, वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम साथ में करेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़िए क्वेश्चन और इसका आंसर करिएगा कि एक छात्र शुरुआत में बहुत तेजी गति से गणित सीखता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद, यही क्वेश्चन तो था ना, ये हो गया था क्या, यही लास्ट था ना हमारा कल का। चलिए, तो एक छात्र शुरुआत में बहुत तेजी से गणित सीखता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी प्रगति रुक जाती है। शिक्षक नई विधियों और उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जिससे छात्र फिर से सीखने लगता है। अब आपको आंसर बताना है, यह केवल नतोदर वक्र है, यह अधिगम पठार का उदाहरण है, यह शून्य स्थानांतरण है, यह ऋणात्मक स्थानांतरण है। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है। चलिए, ऑनलाइन वालों का आंसर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। ऑफलाइन वाले भी बताएंगे। हाँ, कुछ कुछ का आंसर गलत आ रहा है भाई। ठीक है, वेरी गुड वर्षा जी, क्या बोलेंगे, लर्निंग प्लेट बोलेंगे। तो देखिए ये लर्निंग प्लेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए लर्निंग प्लेट मींस क्या होता है, अधिगम पठार। अधिगम पठार बोलने का मतलब है कि जहां पे ना तो आप उन्नति कर पाते हो सीखने का, और ना तो जहां पे अवनति कर पाते। उन्नति मतलब समझते हो ना, बहुत ज्यादा जब हम सीख जाते हैं, और अवनति बोलने का मतलब है जहां पे हमारी सीखने की गति कैसे हो जाती, स्लो हो जाती, धीमी हो जाती। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम भी आता है हमारा कि जहां पे जब हम सीखते रहते हैं, ठीक है, तो जहां पे हम ना तो एकदम ज्यादा सीख पाते हैं, ना ही मतलब क्या हो पाते हैं, कम भी नहीं हो पाता। मतलब एक हमारा जो सीखने का क्या है, जो मैं बोल सकती हूँ गति है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। और रुकना मतलब क्या होता है, देखो पठार क्या होता है, ना तो वो पूरी तरीके से एक जमीन होता है, ना तो वो पर्वत होता है। ठीक है, वो बीच का भाग होता है, मतलब जिसमें चोटी नहीं होती, उसी को तो हम पठार बोलते हैं। सेम वैसे ये भी होता है, ना तो ये एकदम पर्वत की तरह तीव्र गति से बढ़ेगा, ना तो ये रुक जाएगा, मतलब ना तो ये क्या होगा धीमी गति से चलेगा, बल्कि एक जगह क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। बीच का रहेगा जो, ठीक है, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लेना, देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप लोग लगा सकते थे, क्योंकि देखो इसके बारे में आपको पता है। हाँ, इसको मैं बताऊंगी अभी। नतोदर के बारे में तो आपको पता है क्या होता है, ना मतलब पहले तो कैसे सीखेंगे, एकदम धीमी गति से। ना बोलने का मतलब है धीमी गति से सीखेंगे, क्योंकि हमने उन्नत में क्या देखे थे, उन्नोत्तर में हमने क्या देखा था, पहले कैसे सीखते हैं वो एकदम उन्नति से, ठीक है, मतलब तीव्र गति से, बाद में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, ना तो उत्तर में ना बोलने का मतलब है पहले धीमी गति से सीखता है, बाद में कैसे सीखेंगे, तीव्र गति से। ठीक है, तो ये नदोत्तर हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया है। यह अधिगम का क्या कहलाएगा, पठार का उदाहरण है। ठीक है, तो समझ गए ना, पठार क्या होगा, बीच का आपको याद रखना है, जहां पे हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ठीक, और देखो प्रश्न को पढ़ना कि एक छात्र शुरुआत में बहुत तेजी गति से गणित सीख रहा है, और तेजी गति से गणित सीखने का मतलब है कि वो कहाँ है, उन्नोत्तर में था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी प्रगति क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो हमने यहाँ पे जो नदोत्तर उन्नोत्तर पढ़ा, उसमें रुकने वाला पढ़ा था क्या, निश्रित पढ़ा था। ठीक है, जिसमें
ऐसा आकार का सर्पिलाकार बनता है, लेकिन ऐसा रुकने वाला हमने पढ़ा ही नहीं था। तो यहाँ पे अधिगम पठार बोलने का मतलब है कि रुक जाता है, ठीक है। शून्य स्थानांतरण, अब हम क्या देखेंगे, स्थानांतरण भी पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में भी बता देती हूँ अगर आ गया है तो। स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण, ठीक। चलिए इसके बारे में भी जान लीजिएगा। स्थानांतरण ये पूरा अधिगम से ही संबंधित है ना। स्थानांतरण, ट्रांसफर बोलने का मतलब है कि देखो जैसे हम कोई भी परिस्थिति में एक ज्ञान सीखते हैं या कोई भी अनुभव सीखते हैं, ठीक है, उस अनुभव या ज्ञान को हम हूबहू अगर किसी मतलब उस ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में भी यूज कर रहे हैं तो वो क्या होता है, स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना किसी भी चीज को। अब जैसे देखो जब हम एक बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो सबसे पहले आप लोग किसमें लिखना सिखाते हो, उनको डायरेक्ट कॉपी और पेन दे देते हो क्या, पहले पट्टी और क्या देते हो उसको, चौक वगैरह देते हो ना, ताकि पट्टी चौक को पकड़ने का उसका आदत बन जाए, लिखने का आदत बन जाए। फिर बाद में उसको क्या दिखाऊंगी मैं, पेंसिल और कॉपी से लिखवाऊंगी, उसके बाद लास्ट में उसको पेन पकड़ाऊंगी। तो देखो एक बालक ने सबसे पहला क्या पकड़ना सीखा, कलम पकड़ना सीखा। उसके बाद कलम पकड़ने के बाद उन्होंने क्या पकड़ना सीखा, पेंसिल पकड़ना सीखा। तो कलम पकड़ने का जो उनका ज्ञान है वो कहीं ना कहीं उन्होंने पेंसिल पकड़ने में यूज किया कि नहीं, और पेंसिल पकड़ने का ज्ञान उन्होंने किस में यूज किया, फिर पेन पकड़ने में, ठीक है। तो यही होता है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब हम दूसरी परिस्थिति में क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो वही क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है, ट्रांसफर होगा। अब देखिए यही जो है ये कितने प्रकार के होंगे, तो आपको याद रखना है स्थानांतरण भी 3 प्रकार का होगा, ठीक है। जैसे कि पहला आपको याद रखना है धनात्मक स्थानांतरण, धनात्मक क्या होगा, स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, और तीसरा हो जाएगा शून्य स्थानांतरण, ठीक है, शून्य स्थानांतरण, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके ये क्या है, ठीक। हाँ अब मैं ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगी ना, थोड़ा सा पढ़ने में आप लोग सभी जो है वो फोकस करिएगा, जहां पे नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा, ठीक। तो स्थानांतरण सभी को समझ में आया। अब देखो धनात्मक स्थानांतरण बोलने के क्या मतलब है कि अगर मैं एक स्थिति में कुछ भी क्या सीख रही हूँ, अनुभव ज्ञान कुछ भी सीख रही हूँ, तो अगर उसको मैं हूबहू दूसरी परिस्थिति में क्या करती हूँ, यूज करती हूँ, ठीक है, आजमाती हूँ उस चीज को, तो वो क्या होगा, मेरे लिए धनात्मक स्थानांतरण होगा। अब देखो मुझे पहले साइकिल चलाना आता था, तो मैं साइकिल चला करके मतलब साइकिल मुझे चलाना आता था कि ऐसे हैंडल पकड़ना है, पैर से उसको लात मारना है। फिर धीरे धीरे मैं जब स्कूटी मेरे पास आया तो साइकिल के ही थ्रू, मतलब पहले मेरा पूर्व ज्ञान क्या था साइकिल चलाने का, तो साइकिल भी तो थोड़ा सेम वैसे ही होता है ना, थोड़ा सा स्टार्ट वगैरह इसमें करना पड़ता है, मशीन है तो सेम मैं थोड़ा बहुत ऐसे बैठ कर हैंडल पकड़ के स्कूटी भी चलाना सीख जाऊंगी, ठीक है। मुझे स्कूटी चलाना आ रहा है तो थोड़ा बहुत मैं बाइक चलाना भी सीख जाऊंगी, ठीक, क्योंकि सेम टू सेम स्कूटी टाइप का तो वो भी रहता है, लेकिन उसमें गियर लगानी पड़ती है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा कि आप एक परिस्थिति में किसी ज्ञान को अगर सीख रहे हो तो हूबहू दूसरी परिस्थिति में वो आपके लिए कैसे रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। कैसे रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ना कि कैसे रहेगा, आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होगा, जिसमें आप किसी परिस्थिति में अगर कोई ज्ञान सीखे रहते हो तो आपके लिए वो बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब देखो जितने भी टाइपिंग करते होंगे उन लोग को पता होगा कि अगर जिनको भी इंग्लिश टाइपिंग आती होगी, ठीक है, तो उसको हिंदी टाइपिंग सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उनको पहले से पता है इंग्लिश टाइपिंग का जो की है वो कहाँ कहाँ होता है, पूरा बिना देखे उन लोग क्या कर लेते हैं, उसमें स्किल्स डेवलपमेंट कर लिए होते एकदम बेहतरीन तरीके से, बिना देखे पटर 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 टाइप कर लेते हैं, ठीक है। जिनको हिंदी टाइपिंग आती है उनको इंग्लिश टाइपिंग सीखने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि पूरा हिंदी वाला की उसको पता रहता है कि यहाँ पे का अक्षर है, यहाँ पे आधा रा है, यहाँ पे री है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके लिए ऋणात्मक स्थानांतरण होगा, क्योंकि आपने वहां पे क्या सीखा है, हिंदी का टाइपिंग सीखा है। तो हिंदी का जो टाइपिंग है वो इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए आपको क्या उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और है कि देखो हमारे यहाँ जो गाड़ी चलाते हैं इंडिया में, ठीक है, तो हम हमेशा बाएं तरफ चढ़ाते हैं, सबको पता है, ये हमारे रूल्स है, ठीक है। लेकिन आप अमेरिका में जाकर के देखना, वहां पे हमेशा दाएं तरफ चलाते हैं। तो सोचो हम जो इंडिया में सीखे हैं बाएं तरफ हमेशा चलाना है करके, तो वहां पे जाकर के हमारे लिए झपाएंगे नहीं, वहां पे जाएंगे तो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमेशा हमारे लिए बाधा उत्पन्न करेगा। तो जहां पे एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि हमारे लिए हेल्प करेगा वो, और हम सीखेंगे, ज्यादा उच्च लेवल का इसका यूज करेंगे। शून्य स्थानांतरण में क्या होगा कि जो ज्ञान मैंने सीखा है
पहली परिस्थिति में, वो दूसरी परिस्थिति में मेरे लिए जीरो रहेगा, ना तो मेरे लिए बाधा उत्पन्न करेगा, ना तो मुझे वो फायदा देगा, ना तो हेल्प करेगा। जैसे कि अब मुझे पढ़ना आता है, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे खाना बनाना भी आता है, तो खाना बनाना पढ़ने में कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है क्या? या पढ़ना जो है वो खाना बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? आपके शून्य स्थानांतरण हो जाएंगे। चलो बताओ, जो बच्चे रील्स देखते हैं वो आप में, मतलब आप भी देखते होंगे कभी कभी, थोड़ा सा 5 मिनट देख लेती हूँ बोर लग रहा है करके, और 5 मिनट का कब वो आधा एक घंटा हो जाता है पता नहीं चलता है ना। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं हुआ है। अब आपको बताना है कि जो रील्स आप देखते हो है ना, जो बहुत गंदी आदत है, अभी हमारे सोशल मीडिया हमको बहुत ज्यादा खराब कर दिए हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे बताइए? धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक कि शून्य? आपके पढ़ाई में मैं बोल रही हूँ कि आप रील देख रहे हो तो आपके पढ़ाई में वो धनात्मक का काम करेगा, ऋणात्मक का कि शून्य का? आपको रील बनाना भी आ रहा है, मस्त रील भी देखते हो, अब बताइए किस में आएगा वो? हाँ बिल्कुल ठोक देंगे लालिमा जी, तो यही है, ठीक है। चलिए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बन जाएगा। तीनों समझ में आ गया ना? क्या होगा? इसमें हेल्प करेंगे, हमारा ज्ञान जो है वो इसमें हेल्प नहीं करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, और इसमें क्या होंगे? कोई भी ना तो हेल्प करेंगे ना बाधा उत्पन्न करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे कहाँ पढ़ना, मतलब मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ और साथ ही साथ मुझे पढ़ाना भी आ रहा है, और पढ़ाने के साथ साथ मैं क्या कर सकती हूँ? सिलाई भी कर सकती हूँ, कढ़ाई भी कर सकती हूँ, पार्लर भी मुझे आता है, तो वहां पे मुझे कोई बाधा उत्पन्न करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन बाधा उत्पन्न कहाँ पे होगा? कि अभी मैं तैयारी कर रही हूँ शिक्षक भर्ती की, और थोड़ा सा मैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए जहां पे मैं रील देखना स्टार्ट की और 5 मिनट के लिए मैंने 5 घंटा रील देख दिया, तो वहां पे मेरे लिए किसका काम करेगा? वो ऋणात्मक स्थानांतरण का काम करेगा, ठीक है। तो बहुत खतरनाक चीज है ना, तो अभी बचना भी, कम से कम 5 महीना मत देखना यार, इसको बता देती हूँ, ठीक है। आपके लिए नहीं तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट के चक्कर में पूरा हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। वो ना एक मोहनी है, मोहनी, ठीक है, जो हमको मोह लेता है ना, एक आता है फिर जाता है, एक थोड़ा सा देखन दे, ये होता है। तो वही है कि वो हमारे लिए क्या करेगा? ऋणात्मक स्थानांतरण का हमारे लिए काम करेगा वो। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े फिर। एक छात्र जो पहले से टेनिस खेलना जानता है, ठीक है, उसे बैडमिंटन खेलने में आसानी होती है, यह किसका उदाहरण है? चलिए बताइए। ये ग क्यों हुआ है भाई? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, अधिगम, ठीक है। तो पहले जो किए हैं उसको हम करके, अगर हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा उसको आप लोगों को बताना है। हाँ, रील देखना क्या है? ऋणात्मक है, बिल्कुल आपके पढ़ाई के लिए ऋणात्मक हो जाएगा लालिमा जी, ठीक है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक स्थानांतरण होगा। क्यों? क्योंकि देखो टेनिस इतना छोटो सा रहता है, ऐसा ऐसे खेल रहे हो, हाथ में ही खेल रहे हो, ठीक है। और जो बैडमिंटन जो है वो उसको भी हाथ में खेलते हो, थोड़ा ऊपर करना पड़ जाता है उसमें। तो कहीं ना कहीं हमारे जो टेनिस वाला जो ज्ञान है, मैंने उस ज्ञान को किस में यूज कर दिया? बैडमिंटन में यूज कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या खेलने आता है? मतलब क्या? क्रिकेट खेलने आता है, और क्रिकेट खेलने वालों को आप क्या खेलने के लिए बोल दो? बैडमिंटन खेलने के लिए बोल दो, तो उसके लिए ऋणात्मकता का काम करेगा कि नहीं? क्योंकि उसको ये मारना आता है, ये मारना नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को क्या रखना है वहां पे? याद रखना है। चलिए, हाँ, एक व्यक्ति भारत में दाएं तरफ गाड़ी चलाता है, लेकिन अमेरिका में उसे कठिनाई होती है क्योंकि वहां बाईं तरफ गाड़ी चलानी होती है, ठीक है। यह उदाहरण, हम लोग दाएं तरफ चलाते हैं कि बाईं तरफ? बाएं तरफ चलाते हैं ना। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है क्या? इसमें हमारे भारत में तो बाएं तरफ चलाते हैं ना, ठीक है, तो ये बायां होगा, ठीक है। बायां तरफ गाड़ी चलाता है, लेकिन अमेरिका में उसे कठिनाई होती है क्योंकि वहां इस तरफ, वहां पे दाईं तरफ चलाई जाती है ना, दाईं तरफ गाड़ी चलानी होती है। तो आपको बताना है ये धनात्मक स्थानांतरण है, ऋणात्मक है, शून्य है कि अधिगम पठार है? बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक। तो लेफ्ट साइड में इंडिया आपको याद रखना है, तो कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम स्थानांतरण के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करना है, ठीक। चलिए करिए। ये है, धनात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान सहायक नहीं होता, ऋणात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान बाधा बनता है, शून्य स्थानांतरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि हर स्थिति में स्थानांतरण धनात्मक होता है। चलिए बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा होता है, तो उसको अच्छे से समझ के डील करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो आप लोग इसको बना सकते हैं अच्छे से। चलिए बताइए,
अधिगम स्थानांतरण के बारे में बताना है। 3 प्रकार के हमने स्थानांतरण पढ़ा है, एक धनात्मक, ऋणात्मक और एक शून्य। ये तीनों के बारे में ही दिया गया है कि धनात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान सहायक नहीं होता बोला गया। तो धनात्मक में ही पूर्व ज्ञान क्या होता है, सहायक होता है। पूर्व ज्ञान के बेस पर ही हम अदर काम को अच्छे से क्या कर सकते हैं, और अच्छे से कर सकते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान बाधा बनता है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत होगा क्या, ठीक गलत होगा ना, सहायक नहीं है बोला गया है। तो ऋणात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान कैसा होता है, बाधा होता है, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्य स्थानांतरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हर स्थिति में स्थानांतरण धनात्मक हो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और इसमें असत्य पूछा गया है, तो के और एन, के एन किस में है, सी में है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड, आप लोग का भी सी था, चलिए गुड। अधिगम पठार के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। यह अस्थायी अवस्था होती है, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, हमेशा स्थायी होता है, इसे उचित प्रेरणा से दूर किया जा सकता है। क्योंकि अधिगम से बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं पूरा एक एक कोंटे से भी ना क्वेश्चन ला ली हूँ इसे कान उठा के, यहाँ से कुछ भी नहीं छूटने चाहिए करके। ठीक, अच्छा टॉपिक है अधिगम, क्योंकि हमारे हमसे ही कनेक्ट होता है। इसको अगर हम पढ़ लिए तो बच्चों को हम इजिली तरीके से समझ सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या हो सकता है। अधिगम पठार के बारे में आपने सुना, जिसमें हमारी सीखने की गति जो है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ना तो बढ़ती है और ना ही कम रहती, मतलब एकदम रुक जाती है, ना तो मैं सीख पा रही हूँ ना तो मैं कम भी हो पा रही हूँ, वही जगह पे अटक गई हूँ, ऐसा होता है ना कभी कभी, तो यही वाली चीज है। ठीक है, तो यह अस्थायी अवस्था है, सी आंसर आ रहा है सभी का, ऑप्शन में नहीं है, नहीं है क्या, हाँ चलिए देख लेते हैं। यह अस्थायी अवस्था होती है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थायी क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो ये अधिगम पठार है, रुक गया है मेरा अधिगम, ठीक है, जो भी मैं सीख रही हूँ वो। लेकिन बताओ, एक बच्चा का अधिगम पठार अगर रुक जाएगा, तो अगर आप उनको अच्छे अच्छे शिक्षण विधि का यूज कराकर उनको पढ़ाओगे, सिखाओगे, तो क्या वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये कैसे रहेगा, स्थायी रहेगा कि अस्थायी रहेगा, अस्थायी रहेगा ना भाई, वैसे थोड़ी ना रहेगा यार। ये 5वीं का बच्चा है, रुक गया है ना, बढ़ रहा है ना, लेकिन आप उसको कोशिश करोगे पढ़ाने का, तो कैसे वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी स्थायी नहीं होता, ये हमेशा कैसा रहेगा, अस्थायी रहेगा। इसमें सीखने की गति रुक जाती है, बिल्कुल ये सही है। या हमेशा स्थायी होता है, ये गलत होगा, ये स्थायी नहीं होता, क्योंकि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, क्योंकि हमको पता है ये अस्थायी होगा, स्थायी कभी नहीं होगा। इसे उचित प्रेरणा से हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो एम किसमें नहीं है, अच्छा ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, KLN हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम विलोपित कर देते हैं, फिर हम भी व्यापम वाले बन गए हैं। तो ठीक, तो KLN क्या हो जाएगा, वेरी गुड, एकदम सभी का सही है। ठीक, तो बिल्कुल शिक्षक, सहायक शिक्षक, PRT वर्ग 3 का। ठीक, कुल आप लोग देखे होंगे 2292 पद आने वाले हैं। परीक्षा तिथि 11 अक्टूबर को है और बिल्कुल इसका नया बैच हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। तो अभी तक जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो लास्ट ईयर में रहे होंगे और अभी तक जिन्होंने क्लास बैच नहीं लिए हैं, तो बिल्कुल अपनी तैयारी को आप लोग आसान बना सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए साध्य PSC अकेडमी का आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और यहाँ से बिल्कुल आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये आपको कोर्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को तो पता है, जो नहीं खरीदे हैं उनको आप लोग बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। अधिगम पठार को उचित शिक्षण विधियों से दूर किया जा सकता है, रीजन क्योंकि अधिगम पठार स्थायी होता है। चलिए बताइए, वैसे टाइप का ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें असर्शन और रीजन में दे दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अधिगम पठार को उचित शिक्षण विधियों से बिल्कुल हम दूर कर सकते हैं कि वही पे थोड़ी रहेगा यार, उसको सिखाएंगे तो बिल्कुल वो सीख जाएंगे। क्योंकि अधिगम पठार स्थायी होता है क्या, नहीं, अगर हम उसको दूर कर रहे हैं उचित शिक्षण विधियों से, मतलब वो कैसा होगा, अस्थायी होगा। तो यहाँ पे रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किसमें दिया है, बी में दिया है क्या, ए सही है और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस स्थानांतरण के प्रकारों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। इसको आज खत्म करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी करना है। इस स्थानांतरण के प्रकारों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। ठीक, शून्य स्थानांतरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्षैतिज स्थानांतरण समान स्तर पर होता है, ऊर्ध्व स्थानांतरण उच्च स्तर पर होता है और ऋणात्मक स्थानांतरण हमेशा सहायक होता है। अब अभी तक हमने 3 स्थानांतरण देखे थे मैम, ये 2 स्थानांतरण और कहां से आ गए। ठीक है, तो देखिए ये भी स्थानांतरण है, एक कौन सा स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, एक कौन सा स्थानांतरण, तो आपको याद रखना है ऊर्ध्वाधर
क्या हो जाएंगे, स्थानांतरण हो जाएंगे। क्षैतिज स्थानांतरण बोलने का मतलब है, अच्छा ये बताओ क्षैतिज ये होता है कि ये होता है, ऐसे होता है ना, ऊर्ध्वाधर ये होता है सीधा, मतलब पानी जो है वो ऊर्ध्वाधर गिरती है, ठीक है, और बिजली जो है ऐसे चमकती है क्या, क्षैतिज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज। क्षैतिज बोलने का मतलब है सेम वैसे किसके समान होगा, जो हम स्थानांतरण पढ़ते हैं। तो इसमें क्षैतिज स्थानांतरण में क्या होगा कि जो हम पहली स्थिति में ज्ञान जो हमारे पास हमने सीखे रहे होंगे, ठीक है, वो हम क्या करेंगे सेम परिस्थिति में, मतलब सेम हम उसी लेवल में क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा धनात्मक की तरह होगा, लेकिन सेम परिस्थिति में हूबहू हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि मुझे किसी को ऐसा होता है ना, पानी मतलब गर्म करने आ रहा है, मतलब वो पानी को गर्म करके देख करके वो चाय भी बना सकता है, ठीक, मतलब थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा चाय पत्ती डाल दो, शक्कर डाल दो, तो क्या बन गया, उबला हुआ पानी जो है वो चाय बन गया, ठीक। तो क्षैतिज स्थानांतरण में वही होगा कि ये एक और इसका एग्जांपल है, जैसे मुझे अरहर की दाल बनाने आ गई, तो अरहर की दाल के समान मैं सभी दालों को क्या कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, ठीक है। जैसे व्यापीकरण में आप लोग पढ़ोगे गणित का जो क्या है पेडागोजी है उसमें, ठीक है, व्यापीकरण होता है वो। तो यही क्या होगा, क्षैतिज स्थानांतरण होगा कि एक ज्ञान अगर आपको आता है, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान हूबहू हम क्या करेंगे दूसरी परिस्थिति में भी यूज करते हैं। ऊर्ध्वाधर में ऊ से आपको याद रखना है, उच्च परिस्थिति में यूज करोगे, ठीक है। एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को आप थोड़ा सा उच्च लेवल का क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे कि मुझे कुकर में दाल बनाने आ रहा है, तो उसी में अब मैं थोड़ा सा बिरयानी भी बनाना सीख जाऊंगी, ठीक है, कि कैसे कैसे बिरयानी बनाते, बस थोड़ा मसाला वसाला डालना है करके, ठीक। तो यहाँ पे उच्च परिस्थिति में हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्षैतिज में हूबहू वैसे ही स्थिति में, और ऊर्ध्वाधर में कैसे, उच्च तरीके से, ठीक है। जैसे किसी को अगर कार चलाना आ रहा है, तो उसको ये होता है नहीं कि मुझे प्लेन चलाना भी आ जाएगा, अगर मैं कार चला रहा हूं तो हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दूंगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण होगा। अब इसमें आपको बताना है कि शून्य स्थानांतरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षैतिज स्थानांतरण समान स्तर पर होता है। समान स्तर बोलने का मतलब है कि जो एक परिस्थिति में आपने जो ज्ञान सीखा है वो उसी परिस्थिति में समान स्तर में आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये भी सही है। ऊर्ध्व स्थानांतरण उच्च स्तर पर होता है, ये भी सही है। ऊर्ध्व से ऊ याद रखना है, फिर आप लोगों को ऐसे ही याद रहेगा, उच्च स्तर, और इसमें सामान्य स्तर। ऋणात्मक स्थानांतरण हमेशा सहायक होता है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण हमेशा सहायक होता है या नहीं होता, ठीक। ये हमारे लिए बाधा का काम करता है, तो कहां से सहायक हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका सही आंसर जो है वो, हाँ कोई बात नहीं वीरेंद्र जी, आप उड़ा लोगे, ठीक है, बस जज्बा होनी चाहिए भाई। तो हम मोटरसाइकिल चलाने के बाद भी प्लेन उड़ा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रयास करो, पढ़ोगे अभी थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का नियम, प्रयास करोगे तो क्या चीज संभव नहीं है, बताओ तो। हाँ क्योंकि चलाने को नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, ठीक। चलिए निम्न कथनों पर विचार करना है। एक पक्षीय स्थानांतरण में केवल एक अंक का प्रयोग होता है। अब देखो ये भी नया देखने को मिल गया। द्विपक्षीय स्थानांतरण में दोनों अंगों का प्रभाव पड़ता है। ऊर्ध्व स्थानांतरण निम्न स्तर पर होता है कि क्षैतिज स्थानांतरण उसी परिस्थिति में होता है। तो देखो ये थोड़ा नया शब्द है, ठीक, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। तो देखो कभी ऐसा हुआ है कि किसी दुर्घटना के कारण हमारे जब हाथ पैर के कोई एक पार्ट जो है वो मिसिंग हो जाता है, जैसे होता है ना कई गाड़ी से जा रहे हैं तो दुर्घटना हो गई, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, एक हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो एक पक्षीय स्थानांतरण होगा। इसके कारण हम क्या करते हैं, अपने एक हाथ को ही पूरा वो बना लेते हैं, ठीक, एक हाथ में ही सारे काम करोगे ना, ठीक है। द्विपक्षीय स्थानांतरण बोलने का मतलब है कि आपके दोनों अंग जो है वो कैसे हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो दोनों अंग गायब है मतलब आप किसी और दूसरे अंग से, अब देखो मेरा दोनों हाथ नहीं है तो मुझे खाना खाना है तो किससे खाऊंगी, दिन भर तो कोई अवेलेबल नहीं रहेंगे मुझे खाना खिलाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, पैर से खाना पड़ेगा, है ना। तो यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्विपक्षीय स्थानांतरण होगा, मतलब ये अंगों से क्या है, संबंधित है, ठीक है। कि हम जब हमारे पास एक अंग मिसिंग रहते हैं तो हम क्या चीज का स्थानांतरण करते हैं, तो दूसरे अंग का स्थानांतरण करेंगे। लेकिन दोनों अंग अगर रहेगा, अनुपस्थित है, दोनों अंग ही नहीं है, तो और किसी तीसरे का यूज करेंगे। और देखो जिसके हाथ पर भी नहीं होते, चारों चीज नहीं होते, तो सोचो उन लोग कैसे करते होंगे, है ना। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो हमको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए ना कि हमारे पास सारी चीजें जो है वो कैसी है, सही सलामत है। आप लोग देखे भी होंगे कि जिनके हाथ पैर भी नहीं होते वो भी ओलंपिक ले आते हैं, जैसे वो तिरंदाजी वाला देखे होंगे, ठीक है। वो लड़की मतलब देख के ही इतना वो लगता है ना, दया आता है उनके लिए। लेकिन देखो आज जो चीज मतलब हमारे हाथ पैर होने के बाद हम नहीं कर पाए, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हाथ पैर, फिर भी वो कर दिखाए, है ना। तो ऐसे मतलब ऐसे हर चीज में क्या है, मतलब
असंभव नहीं है कुछ भी चीज, है ना। हम लोग को एकदम ज्यादा लग रहा है नहीं कि 5,000 बहुत कम है, नहीं हो पाएगा, बहुत कैंडिडेट है, तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, तो इसी कारण बोलती हूँ कि करो, 5 महीना कुछ मत करो, सिर्फ अपना पढ़ाई में ही दो, हो जाएगा, ठीक है। एक पोस्ट ही चाहिए हमको, 5,000 है, हमको बहुत सारे 2-3 पोस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आपको पूरा 100% आपका देना है। 100% सिलेबस को आप कंप्लीट करिए। देखो किसी का सिलेबस 100% नहीं होगा ना, जो टॉपर भी रहेंगे उनका भी नहीं होगा, लेकिन हमसे जितना हो सकता है, ठीक है, उतना करना है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, वहां पे जाके धपोड़ दोगे फिर, ठीक है। थ्योरी सब पता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ रहा है, बनाना कैसे है, सब गए। प्रैक्टिस अगर है आपका तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। इसी कारण कम से कम दिन में ना 50 एमसीक्यू तो आप लोग किया ही करो। 50 एमसीक्यू में कम से कम उसमें से 5 से 10 तो आएगा, ठीक है। हूबहू नहीं आएगा तो कम से कम उससे रिलेटेड तो आएगा, तो ये है, ठीक। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। एक पक्षीय स्थानांतरण में केवल एक अंक का प्रयोग होगा, सही है। द्विपक्षीय स्थानांतरण में दोनों अंकों का प्रभाव पड़ेगा, ये भी बिल्कुल सही है। ऊर्ध्व स्थानांतरण निम्न स्तर पर होता है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये निम्न स्तर पर होगा क्या? हाँ बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, ठीक। यही डायलॉग को बस तो सीखे हो। हाँ, ऊर्ध्व स्थानांतरण निम्न स्तर का होगा क्या? नहीं, ये कैसे होगा, उसे उच्च याद रखना है। क्षैतिज स्थानांतरण उसी परिस्थिति के समान होगा क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो m किसमें नहीं है, KLN, ठीक, इसमें m नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखना आप लोग ने 1 महीने में एकदम ना पूरा प्रॉपर तरीके से, मतलब कथन कान को देख के घबराओगे नहीं, अरे यार ये तो हमसे ऐसे ही बनेगा, ऐसे बोलोगे। हर दिन बस क्लास में बैठो, है ना। कथन कारण, यहाँ तक कि आपके वर्ड लाइनर भी रहेंगे, ऐसे नहीं कि पूरा कथनिज कारण करना है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप हम पूरा कथन कारण दे देंगे 30 के 30 या 20 के 20 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको वर्ड लाइनर भी देंगे भाई, तो वर्ड लाइनर को भी करना है, प्रीवियस ईयर को भी करना है, ठीक। तो कल मैंने रॉबर्ट गेने के सोपान को बताया था, इसको देखो जमाने के लिए दिया है, उच्च से निम्न की ओर सही क्रम में क्या करना है, जमाना है। चलिए जमाइए, कौन सा इसका सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, तो ऐसे क्वेश्चन को बाद में बनाना, थोड़ा टाइम लेते हैं ना ये, तो जो आपको पता है ना वो आपको बनाना। आपको निम्न से उच्च पता है, तो निम्न से उच्च पहले बनाओ और उधर से आंसर को देखो, क्योंकि उच्च से कैसा होगा, इधर होगा उच्च पहले और निम्न उधर जाएगा, तो निम्न से बनाओ और उधर आंसर को देखो, वही वाला सही होगा, फिर इजिली आपसे बन जाएगा, देखना। चलिए बनाइए, क्योंकि उच्च से आप देखोगे ना तो और पूरा 5 मिनट वेस्ट हो गए क्वेश्चन में। चलिए बताइए, डी ऑप्शन, हाँ। और चलिए भाई ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। एक मिनट ना, चलिए सबका डी आ रहा है, गुड, ठीक। आ गया सभी को। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, उच्च से निम्न जमाने के लिए दिया गया है, ठीक है। उच्च से निम्न, और हमको निम्न से उच्च हमने पढ़ा था, ठीक। तो पहले निम्न से ही देखते हैं, फिर इधर से हम लाएंगे, क्योंकि उच्च में ना और माइंड दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या था, संकेत था क्या, कि हम बच्चों को संकेत के माध्यम से सिखाते थे। दूसरा क्या था, उद्दीपक था, ठीक। तीसरा क्या था, श्रृंखला था। चौथा क्या था, शाब्दिक था, ठीक। पांचवा क्या था, विभेद करेंगे पहले, ठीक। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पहले विभेद करेंगे नमक है कि क्या है, फिर हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर से देखना है आपको, ठीक है। कहाँ है हमारा, सबसे पहला एम, ठीक। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा, देखो। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ओ है क्या, ठीक। फिर चौथा में कौन सा है, एल है, ठीक। उसके बाद पांचवा कौन सा है, के है, और उसके बाद सबसे लास्ट कौन सा हो जाएगा, एन। तो ये हमारा डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा लगता है, ठीक। और भले कंठस्थ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे तो डला था यार, कहाँ कर दिए, सबसे सामने ले आया लड़का, ठीक। चलिए दिख रहा है क्या, ये एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे एग्जांपल्स मैं दे दूंगी आप लोगों को, फिर यहाँ से एग्जांपल से भी क्वेश्चन आए। देखो दिख रहा है ना,
रॉबर्ट गेने ने 1965 में अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है 1965 1970 भी लिया जाता है कुछ कुछ बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डेट को नहीं पूछेंगे। अधिगम के 8 प्रकार बताए थे जो पदानुक्रम मतलब हेराइकल ऑर्डर में क्या है निम्नवत है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा संकेत अधिगम, ठीक, जिसमें संकेतों के माध्यम से हम बच्चों को क्या करेंगे सिखाएंगे। तो ये जो दोनों नियम है वो पावलोन के मतलब जो क्या है सिद्धांत है उस पर ये काम करेगा, दोनों नियम, ठीक है, संकेत और उद्दीपक, उद्दीपक अनुक्रिया, पॉलन ने भी कुत्ते को घंटी वाला उद्दीपक दिखाया था, ठीक है। तो दोनों नियम जो है वो सांकेतिक भी होगा, कहीं ना कहीं उसको संकेत देने का काम करते हैं, तो दोनों नियम पॉलन के सिद्धांत पर काम करेगा। संकेत में हम सबसे पहले संकेत दिखाएंगे, उद्दीपक अनुक्रिया में क्या होगा, फिर उनको हम क्या करेंगे एक माहौल प्रदान करेंगे, रुचि लाने की कोशिश करेंगे उसके सीखने में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सीखने में रुचि आ जाएगी फिर क्या करेंगे श्रृंखला, हमेशा श्रृंखला में सिखाना आराम, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 2 के पहाड़ा डायरेक्ट स्टार्ट मत कर देना पहली क्लास में, पहले तो उसको गिनती आना चाहिए, ठीक है। इसमें एक है ताला चाबी वाला एक करके एग्जांपल है, जिस प्रकार आप ताले को लगा करके एक से सीक्वेंस में लाइन से ऐसे खोलते हो नहीं, अगर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दोगे तो ताला ऐसे ही टूट जाएगा। उसके लिए हमेशा हमको सीक्वेंस में क्रम में उसको क्या करना पड़ता है खोलना पड़ता है। शाब्दिक साहचर्य, फिर उसको आपने शब्द का नाम दे दिया, जैसे आपने तो पहले उसको आम करके दिखाया चित्र संकेत के माध्यम से, फिर उसको आम को आपने क्या दे दिया एक शब्द का नाम दे दिया, ठीक है। विभेदात्मक, आपने दो क्या है आपके जो पदार्थ है उसमें फिर विभेद करना सिखाया, ठीक, जैसे कि चाहे नमक हो नौसादर हो, चाहे वो नमक हो चाहे शक्कर हो, कि हर जो नमक की तरह चीज है वो क्या नहीं होती नमक नहीं होती। उसी प्रकार जिस प्रकार से हर सोना जो है वो सोना नहीं होता, हर सोने जैसे चीज दिखने पर सोना नहीं होता वैसी टाइप का, ठीक है। तो हर धातु जो है वो सोना नहीं होता, वैसे ही नमक जो है वो शक्कर नहीं हो सकता। विभेदात्मक अधिगम में वही रहेगा। संप्रत्यय में क्या करोगे कॉन्सेप्ट बनाओगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाओगे, मतलब बोलने का मतलब है कि यही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। जो आपका यहाँ पे विभेद रहेगा वो कि हर जो क्या है चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं हो सकता, हर चमकने वाली चीज जो है वो धातु नहीं हो सकता। आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद सिद्धांत अधिगम, इसी को हम क्या बोलते हैं याद करिए। संप्रत्यय के बाद क्या आता था अधिनियम, क्या आता था अधिनियम, ठीक है। अधिनियम या नियम भी बोल सकते हैं। नियम बनाएंगे और उसको जब हम क्या करते हैं नियम का जब यहाँ पे नियम को क्या करते अच्छी तरीके से यहाँ पे पालन करते तो हमारी समस्या का क्या, जैसे हमें प्रमेय सिद्ध कर दिए, ठीक है, नियम के माध्यम से हमने सूत्र लगाया और प्रमेय सिद्ध कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो संकेत उद्दीपक श्रृंखला शाब्दिक विभेदात्मक संप्रत्यय सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद समस्या समाधान जो है वो सबसे उच्च लेवल का रहेगा, संकेत अधिगम जो है वो सबसे निम्न लेवल का रहेगा। ये हमेशा निम्न से कहा जाता है उच्च स्तर की ओर, अधिगम के निम्न से उच्चता को ये क्या करता है बताता है, पद को बताता है कि एक हम स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को अधिगम को कैसे सीखते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब यहां से कुछ कुछ और क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं। कौन से नंबर के क्वेश्चन में आए थे, ये पीडीएफ को मैं भेज दूंगी, आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। देखोगे उसके बाद बनाना, बिना देखे बनता है कि नहीं बनता। चलो 25 में आए थे ना, हाँ बिल्कुल प्रांशु जी, आपने जो बोल दिया वो पूरा है इसमें, ठीक है, पूरा है, सबका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ताले से चाबी से ताला खोलना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है बताना है। संप्रत्यय अधिगम, बहुविभेदी अधिगम, श्रृंखला अधिगम की समस्या समाधान अधिगम। चलिए बताइए। हाँ खुश हो के बाहर एकदम सही आंसर आगे करके, है ना, चैन लर्निंग, ठीक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा अभी बताना। देखो ताला से चाबी से ताला खोलना किस प्रकार के अधिगम है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो संप्रत्यय ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाला हो जाएगा, तो ये इससे संबंधित नहीं है। बहुविभेदन तो होगा ही नहीं। समस्या समाधान तो उच्च लेवल का होगा, तो कौन सा होगा। देखो जैसे ही आप ताले में चाबी को लगाते हो तो हमेशा हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते तभी वो ताला खुलता है। थोड़ा सा क्रम अगर इधर उधर हो गया या बीच में ही रुक गया अटक गया तो ताला खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। तो हमेशा जो क्रिया है वो क्रम में होनी चाहिए। पढ़ना ही वैसे अधिगम भी बच्चों को आपको हमेशा क्रम में ही सिखाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने गिनती सिखाना है, फिर उसको आप एडिशन करना सिखाओगे, फिर आप उसको घटाना सिखाओगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या हो जाएगा लास्ट में डिवाइड करना सिखाओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके एक क्रम चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा श्रृंखला अधिगम का क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लाल गेंद पहचानना किस अधिगम का एग्जाम्पल है, चलिए बताए। तो वहां से थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से भी मैंने क्या ला दिया, क्वेश्चन ला दिया, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। लाल गेंद पहचानना किस अधिगम का उदाहरण है बताना है। शाब्दिक, समस्या, नियम, श्रृंखला। बता लोगे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। ए और चलिए ऑनलाइन वाले सी आ रहा है भाई, और क्या हो सकता है, समस्या समाधान कर लिए। अच्छा, उच्च शिखर में पहुंच गए लोग। आप लोग बताइए, नहीं आ रहा लाल गेंद पहचानना। तो देखिए जो बुक था ना उसमें मुझे नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा मुझे भी मिस्टेक लग रहा था। लाल गेंद पहचानना जैसे हमने यहाँ पे एक बच्चे को क्या दे दिए, गेंद पकड़ा दिए, ठीक है, और उसमें से मतलब एक कलर दे दिए हमने कि ये लाल कलर का है, ठीक है, ये जो है वो सफेद कलर का है, ये जो है वो काले कलर का है, ऐसा करके, ठीक। तो वहां से वो देखो चीजों को मतलब शब्दों को पकड़ेगा, जैसे ये लाल है, जैसे ये क्या है सफेद है, जैसे ये क्या है, तो वहां से लाल कलर से उन्होंने लाल बनाना सीख गया, शब्द बनाना, सफेद से सफेद शब्द को सीख गया। तो यहाँ पे उन्होंने शाब्दिक साहचर्य का क्या किया था, यूज किया था। लेकिन देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि लाल गेंद पहचानना, पहचानना आ गया, मतलब वहां पे कौन सा आएगा, लाल गेंद पहचान रहा है, मतलब नौसादर और विभेदन वाले में था ना, नौसादर और जैसे हमने नमक में क्या कर दिया, विभेद, क्योंकि देखना दोनों एकदम सेम दिखता है। आप लोग नौसादर और नमक को देखना, नमक है करके सब्जी मत डाल देना, उसको सेम दिखता है ना, विभेद नहीं कर पाओगे। तो सेम इसमें देखो पहचानना बोला गया है, तो ये विभेदात्मक में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको क्या लिया गया था, शाब्दिक साहचर्य अधिगम लिया गया था, क्योंकि वो बच्चा जो है वो उसको अब शब्द पहचानना भी आ रहा है कि लाल एक शब्द बना लिया, सफेद है, ठीक है, गेंद है, तो ये क्या है, एक शब्द के रूप में उन्होंने लिया था। तो थोड़ा सा इसको आप लोग देख लेना है कि लाल गेंद है, अगर ऐसे कुछ पहचान रहा है, जैसे सेब है उसको पहचान रहा है, शब्द बना रहा है, लिख रहा है, तो किससे संबंधित रहेंगे, आपके शाब्दिक साहचर्य से। क्योंकि अगर आप सूत्र के माध्यम से प्रमेय या किसी भी चीज को सिद्ध कर रहे हो तो समस्या, अमूर्त चिंतन परिकल्पना कर रहे हो, सूत्र में दे रही हूं और आप बना रहे हो, तब वो क्या रहेगा, आपका उच्च लेवल का क्या रहेगा, पद रहेगा, ठीक, समस्या समाधान रहेगा। नियम में क्या करोगे, नियम फॉर्म मतलब ये जो नियम है इसमें लगाओगे तो समस्या समाधान होगा, और इसमें आप नियमों को पहचान लोगे, ठीक है। श्रृंखला में क्या, वही जो आपका सीक्वेंस में चलेगा, पद में चलेगा। चलिए नमक और नौसादर में अंतर करना किसका एग्जाम्पल है बताना है। हाँ कलर होगा बोल रहे हैं, इसी कारण आपको भी किसको ले लेना है, शब्द को ले लेना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। चलिए तो नमक और नौसादर में हम क्या करेंगे, बहुविभेदन करेंगे, क्या करेंगे, बहुविभेदन करेंगे, ठीक है, ये भी आ गया। सभी चमकने वाली वस्तु धातु नहीं होती, यह किस अधिगम से संबंधित है, श्रृंखला, संप्रत्यय, शाब्दिक, समस्या समाधान। चलिए बताइए, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन कभी देखे थे क्या, अधिगम में नहीं था है ना, लेकिन वो अधिगम के अंदर जो हमने 7 प्रकार के पद पढ़े उसमें से एग्जाम्पल में आया है, ठीक। तो वहां पे उसके बाद पूरा हमारा जो 7 प्रकार का पद है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, भले यहाँ से क्वेश्चन मत आए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए ना कि एग्जाम्पल कैसे टाइप से यहाँ से हम मतलब बना सकते हैं। तो देखिए सभी चमकने वाली वस्तु धातु नहीं होती, कौन सा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, समझ में आ गया कि कौन सा नौसादर है, कौन सा नमक है, ठीक है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो जाएंगे वो संप्रत्यय, तो ये क्या हो जाएगा संप्रत्यय। देखो नहीं आता है ना तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो। श्रृंखला में क्या होता है, क्रम में रहेगा, ठीक। शाब्दिक में तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है शब्द देने संबंधी, और समस्या समाधान तो सबसे उच्च लेवल का रहेगा जिसमें हम सिर्फ फॉर्मूला लगा के हम उसको हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बचा कौन सा संप्रत्यय, क्योंकि हर सभी चमकने वाली वस्तु धातु नहीं होती, ये मुझको पता चल गया कि देखो धातु हमेशा चमक होती है धातु में, लेकिन आप बजरहा पहनते हो कान का, ठीक है, तो वो थोड़ी ना धातु हो जाएगा जी। तो वही आपने पहचान लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैं जो बजरहा पहनी हूँ वो धातु नहीं हो सकता, वो ऐसी है आर्टिफिशियल वाला, ठीक है। तो ये क्या है, संप्रत्यय अधिगम हो जाएगा। चलिए नियम सिद्धांत अधिगम के लिए क्या आवश्यक है बताना है। नियम सिद्धांत अधिगम के लिए रटना, संप्रत्यय अधिगम, निरीक्षण की खेल। लालिमा जी 28 का शाब्दिक कैसे बता रहे हो आप, शाब्दिक था ये,
कहाँ से शाब्दिक होगा जी? देखो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। आपको पता चल गया है कि हर सोने जैसे दिखने वाली चीज सोना नहीं होता। जैसे आप लोग देखे होंगे आजकल इतना बड़ा बड़ा सब लोग सोना पहन के घूमते रहते हैं, तो मत जाना उसमें वो सोना है करके चोरी वोरी मत कर लेना, कोई बता देना, ठीक है? फालतू पकड़ा जाएंगे, क्योंकि वो सिर पे सोना पानी पिलाया वाला क्या रहता है, वो गोल्डन वाला 1 साल का गारंटी वाला रहता है, ठीक है? वो बता देती हूँ मैं। तो वो हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होता। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि वो सोना नहीं हो सकता, वो सोना वाला पानी भी उसमें पिलाया जा सकता है, ठीक? तो वो संप्रत्यय होगा। कैसे आप लोग शब्द बना दिए उसको, इसी चीजों को तो रखना है, तभी तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लाई हूँ, ठीक है? चलिए नियम सिद्धांत बना रहे हैं। नियम सिद्धांत अधिगम के लिए क्या आवश्यक है बताइए? रटना तो नहीं होगा, खेल भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? संप्रत्यय नियम, ठीक है? संप्रत्यय अधिगम हो जाएगा। समस्या समाधान अधिगम किस स्तर के चिंतन पर आधारित है? निम्न, मध्य, उच्च, कोई नहीं। चलिए बताइए, उच्च स्तर पर आधारित है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उच्च स्तर हो जाएगा। चलिए प्रमेय हल करना किसका एग्जाम्पल है बताना है? शाब्दिक अधिगम का, समस्या समाधान का, श्रृंखला अधिगम का, कि बहुविभेदी अधिगम का? ठीक, तो किसका हो जाएगा? जहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, और फॉर्मूला के माध्यम से आपने अगर किसी भी सवाल को हल कर लिए, मतलब आपका जो समस्या समाधान करने की क्षमता है वो विकसित हो चुकी है, समस्या समाधान आ गया है। आप जो रॉबर्ट गेनी के सोपान है उसका उच्च लेवल का क्या बन गए हो? अधिगमकर्ता बन गए हो, ठीक है? तो प्रमेय हल करना मतलब क्या? समस्या का समाधान करना हो जाएगा, ठीक? चलिए कथन है श्रृंखला अधिगम में सभी चरण आवश्यक होते हैं। कारण है किसी एक चरण की कमी से कार्य पूरा नहीं होता है, बताइए, ठीक? तो श्रृंखला अधिगम में बैक टू बैक क्रम से ही आपको सिखाना है। अगर एक चरण छूट जाएगा तो वहां पे आपका काम भी क्या नहीं होगा। अब जैसे बच्चों को मैंने सबसे पहले अल्फाबेट तो सिखा दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद में सीधा उनको वर्ड बनाना सिखा रही हूँ, मतलब सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ। सीधा मैं उनको सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ कि दिस इज अ बॉल ऐसे करके, और मैंने यहाँ पे बॉल का स्पेलिंग भी उसको नहीं पढ़ाया है। तो बताओ इसको सीखने में, मतलब सेंटेंस को सीखने में उनको कितना ज्यादा समस्या होगा। लेकिन वही अगर मैंने उसको पहले से स्पेलिंग बता दिया होता, सबका कुछ कुछ का स्पेलिंग भी आज उनको याद करवा दिया होता, तो उसको सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्रम में होना चाहिए हमेशा। एक क्रम छूट गया मतलब वहां पे सीखने में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है? तो श्रृंखला अधिगम में सभी चरण आवश्यक होते हैं, एकदम सही है। और किसी एक चरण की कमी से कार्य पूरा नहीं होता, तो ये भी सही है। अब बताओ यहाँ पे व्याख्या दिया है क्या, और व्याख्या कर रहा है कि नहीं? बताओ ये क्या कर रहे हैं? ए हो जाएगा, ठीक? श्रृंखला अधिगम में सभी चरण आवश्यक होते हैं क्योंकि किसी एक चरण की कमी से कार्य पूरा नहीं हो सकता। प्रॉपर इसका व्याख्या कर रहा है, कारण जो है वो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। कथन है बहुविभेदी अधिगम में समान वस्तुओं में अंतर किया जाता है। कारण है यह बिना पूर्व ज्ञान के संभव है। अब बताइए इसको। ये सही होगा? आर गलत है, ठीक, ठीक है? तो देखो यहाँ पे नौसादर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? नमक है। और दोनों के दोनों कैसे दिखता है? सेम दिख रहे हैं, ठीक है? दोनों के दोनों एकदम सफेद है, सेम। जैसे नमक भी बारीक दिखता है वैसे नौसादर भी सेम बारीक दिखता है, ठीक है? अब आपने यहाँ पे क्या किया? नमक के जगह सब्जी में किसको डाल दिया? नौसादर को डाल दिया। चख के देख लिए अचानक से, दादा इतना खतरनाक झंझनाहट वाला, ठीक है? तो आपको वहां पे अनुभव हुआ कि नहीं कि हर नमक जैसी दिखने वाली चीज जो है वो नमक नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वहां पे कि हर जो चीजें जो दो जो चीजें हैं सेम तरीके से दिखती है वो सेम नहीं हो सकती, ठीक? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। तो अब आप जब दूसरी जगह पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना, अरे यार ये तो नौसादर है और ये क्या है? नमक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, दोनों में आपने विभेद करना सीख लिया। तो कहीं ना कहीं आपके अनुभव के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर आप उसको जानोगे नहीं। स्टार्टिंग में आप नहीं पहचान पाओगे, लेकिन पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप उसको क्या करोगे? जानोगे। और वही जो पूर्व ज्ञान है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे, ठीक है? तो यहाँ बिना पूर्व ज्ञान के संभव है ऐसा पूछा गया है, तो ये बिना पूर्व ज्ञान के संभव नहीं हो सकता, ठीक? तो यहाँ पे कथन सही है और कारण क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए, हाँ वेरी गुड, सबका एकदम सही है भाई, ठीक है? फुल कंपटीशन दे रहे हो एक दूसरे को, ठीक? ऐसे ही अच्छा लगता है, क्लास में फुल माहौल बन जाता है, ठीक? हाँ ऐसे ही जुड़ना है और सबको, ठीक है? मुझे भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में मजा आता है। चलिए कथन है
संप्रत्यय अधिगम में विश्लेषण और सामान्यीकरण शामिल होता है। ठीक, कारण पूछा गया है कि यह उच्च स्तर के चिंतन से संबंधित है। बताइए मैम, ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो को डलवा दीजिएगा, मैं ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाती। हाँ ठीक है दीपिका जी, बिल्कुल जहाँ पे आप लोग को टाइम मिलता है आप लोग लाइव करिए, ठीक है, नहीं मिलता तो ये क्लासेस जो है वो डले रहती है एप्लीकेशन पर, बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर बाद में देखकर सिर्फ मैं आंसर बता रही हूँ उसको नहीं, आप लोग खुद पहले से आंसर देने की कोशिश करिए। खुद बाद में भी देखते हो ना तो पहले आंसर दिया करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, पहले आप लोग ढूंढा करो, उसके बाद आप लोग मेरा आंसर दिया करो, ऐसे स्किप कर लिया करो। ठीक है, तब समझ में आता है कि हमारी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं हम, कितने गलत कर पा रहे हैं। ठीक, ए सही है, आर गलत है, आप लोग वैसे ही है क्या? ठीक, संप्रत्यय अधिगम में विश्लेषण और सामान्यीकरण क्या होते हैं, शामिल होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, कॉन्सेप्ट से संबंधित है। कॉन्सेप्ट मतलब हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, पहले तो विश्लेषण करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, तभी वहां जाके हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, और यहाँ उच्च स्तर के चिंतन से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमारा जो उच्च स्तर का चिंतन है वो क्या है, समस्या समाधान है। ठीक है, ना कि संप्रत्यय, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे ए सही है और आर फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो शायद खत्म हो गए क्या? हाँ, तो सीजी व्यापम का फाउंडेशन बैच मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर कोई आसपास में तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आपके फैमिली मेंबर में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो बिल्कुल आप उनको बता सकते हैं कि जो भी व्यापम, ठीक है, चाहे वो एसएससी नाम परिवर्तन होने के बाद जो भी अभी आपकी क्या निकालेगी, वैकेंसी निकालेगी, ये सब का, जैसे कि सब इंस्पेक्टर हो गया, मंडी का हो गया, सहायक ग्रेड का हो गया, ये सभी जो क्लासेस है संचालित हो गई है। बिल्कुल इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो आप लोग बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये क्लासेस। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सबका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है टिकेश्वर जी, बिल्कुल मैं डलवा दूंगी। हाँ, क्लास खत्म नहीं हुआ है भाई, देखो और क्वेश्चन है, थैंक यू नहीं बोलना है, चलो लगाओ, अभी और है 2-4 क्वेश्चन बचा है, खत्म कर लेते हैं, अभी टाइम बचा है, चलिए 5 मिनट। सांकेतिक अधिगम के संबंध में गलत कथन बताना है। चलिए बताइए सांकेतिक अधिगम, अब देखो इसको फिर से डिटेल में दे दिया गया है सांकेतिक अधिगम के बारे में, बताइए। ठीक है, यह अधिगम का सबसे उच्च स्तर है, जाना नहीं है किसी को, चलिए बताइए इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, पॉलॉन के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें अवधारणात्मक ज्ञान दिया जाता है, व्यक्ति के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करता है, इसमें बालक को सक्रिय रहना आवश्यक है। ठीक, और ये सबसे निम्न स्तर का क्या है, रॉबर्ट एगेनी का क्रम है। सबसे पहला वाला था नहीं, संकेत के माध्यम से जब हम क्या करते थे, बच्चों को सिखाते थे। अब चलिए बताइए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा फिर ये भी। ठीक, हाँ ठीक है भाई, सबका ठीक। चलिए देख लेते हैं सांकेतिक अधिगम के बारे में। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट एगेनी का सबसे निम्न स्तर का क्या है, ये अधिगम है। ठीक है, यह अधिगम का सबसे उच्च स्तर है, बिल्कुल गलत, ये निम्न स्तर है। अभी जस्ट मैं बता रही हूँ, पॉलॉन के सिद्धांत पर आधारित है। 2 सिद्धांत जो है वो पॉलॉन के सिद्धांत पर काम करेगा, एक कौन सा, सांकेतिक, और दूसरा उद्दीपक वाला। ठीक है, इसमें अवधारणात्मक ज्ञान दिया जाता है। अवधारणात्मक ज्ञान देंगे क्या, नहीं, उनको तो हम सिर्फ संकेत देंगे। ठीक है, ये क्या है, तो ये सेब है, ठीक, ये क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल दिखा दिया और उसको गोले का आपने अवधारणा बना दिया, सिर्फ संकेत दिखाओगे, वहां पे अवधारणा भी उसको नहीं बताओगे। ठीक है, इसमें अवधारणात्मक ज्ञान दिया जाता है, नहीं। व्यक्ति के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये भी नहीं होता। व्यक्ति के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन, चलो बताओ ये कौन से नियम का हो सकता है, कौन से अधिगम का हो सकता है, कौन बता सकता है, कौन सा हो सकता है, बताओ। 8 प्रकार के पढ़े हो ना, उसमें से कौन सा हो सकता है ये इसमें का नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है तो ये किसमें का हो सकता है, थोड़ा नया आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। बताइए, हाँ बिल्कुल ईसा जी, चलिए बताइए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम बच्चों को संकेत के माध्यम से सिखाएंगे, उसके बाद उनको उनके अनुरूप ढालने की कोशिश करेंगे कि नहीं। अनुरूप ढालने का मतलब है कि थोड़ा बहुत क्लास में रुचि लाना, सीखने का वातावरण हमको क्या करना है, क्रिएट करना है क्लास में। ठीक है, तो यही चीज बोला गया है कि व्यक्ति के अनुरूप व्यवहार में क्या करना है, हमको परिवर्तन करना है। व्यक्ति के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करना है, मतलब उनको रुचि लानी है, क्लास को अनुरूप बनाना है सीखने का। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका उद्दीपक अनुक्रिया का के से संबंधित हो जाएगा।
ठीक है, ये उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित हो जाएगा, तो इसमें ये गलत है। ठीक, और गलत पूछा गया है। इसमें बालक को सक्रिय रहना आवश्यक है। ठीक, तो गलत कौन कौन सा है? JLM, सी है क्या? हाँ, चलिए, तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ, विभेदन का नहीं है, उद्दीपक का है। ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही है। चलिए, रॉबर्ट गेनी के सोपान का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? अधिनियम, ये हो गया था क्या? ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? समस्या समाधान हो जाएगा। चलिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किससे संबंधित है? और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हो गया। ठीक है, चलिए बताइए, इसका सही आंसर करेंगे सभी। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक, ऑप्शन में हाँ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन रहेगा तो हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा करके दादा प्रॉबल वर्ड डाल देना। ठीक है, नहीं है करके भी दिया है, इसमें से कोई नहीं, तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापम आजकल ऐसे भी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए प्रॉपर तरीके से सभी का जो क्या है परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा हो गया, पुस्तक कुछ कुछ का मैं आपको याद कराऊंगी, जैसे जीन पियाजे का हो गया, स्किनर का हो गया। ठीक है, जैसे थॉर्नडाइक का हो गया, तो कुछ कुछ का पूछा भी जाता है कभी कभी, तो एकदम सबका नई बुक याद करना है। ठीक है, तो मुझे लगा इसमें पदानुक्रम दिया गया है कंडीशन ऑफ लर्निंग में, इसी का यहाँ पे ला दिया। और ये किनका है? तो ये जो है वो रॉबर्ट गेने का है। अभी हमने पढ़ा ना, रॉबर्ट गेने ने 1965 या 1965 से 70 में इन्होंने लाया था। ठीक है, 70 भी है कुछ कुछ बुक में, सब बुक अलग अलग रहता है, पता नहीं कौन मनोवैज्ञानिक इसको बना देते हैं, कौन छापने वाले छापते हैं ना, तो पढ़ाने वालों को बहुत टेंशन रहती है, क्या ले ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे डेट आपको नहीं पूछे जाएंगे, बस बुक का नाम आपको याद रख लेना है। लर्निंग दिया है, तो लर्निंग जो है वो गेनी से संबंधित है, और आपका ये जो लर्निंग वाला क्या है, जितने भी ऋणात्मक है धनात्मक है सब खत्म होते। कल से हम नया टॉपिक, मतलब इसी का ही अंतर्गत आएगा वो, लेकिन वो थोड़ा नए रहेंगे, और हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, जितने भी पूरा मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी है, सबके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि पूरे क्लास में ही आपका थ्योरी भी मैं क्या करते जाऊं, कंप्लीट करते जाऊं, ताकि जैसे सर आपको थ्योरी पढ़ाएंगे ना, तो उसमें और अच्छे से आपको रिवाइज होते जाएगा। ठीक है, और आपने पहले से क्वेश्चन को पैटर्न को भी देख लिया रहेगा, किसमें से ऐसे क्वेश्चन आएगा करके, तो और अच्छे से आपका क्या हो जाएगा, वो डबल मतलब आपके लिए किसका काम करेगा, वो जड़ी बूटी का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर सभी को थैंक यू। ठीक, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे नए टॉपिक के साथ, तो सभी पढ़ के आइएगा एक बार अधिगम के सिद्धांत को। चलिए फिर, थैंक यू सभी को, थैंक यू। इसके बाद किसका क्लास है?